ग्लोबल टॉक के ताज़ा एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रज़ा खान। आज बात करेंगे तुर्की की। तुर्की और ख़ास तौर से तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रजब एर्दोगान के लगातार बढ़ रहे रसूख ने जहां अमेरिका, यूरोप और कई पश्चिमी शक्तियों के साथ कई अरब देशों की भी नींद उड़ा दी है और वो लगातार तुर्की को किसी न किसी तौर से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया के बाकी मुल्कों के मुसलमान और इस्लामिक देशों की भी ख़ास दिलचस्पी और निगाहें तुर्की पर हैं कि आने वाले वक्त में तुर्की क्या इस्लामिक देशों में सबसे मजबूत देश बनकर उभर रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि तुर्की के मामले में कहीं चिंता की लकीरें हैं तो कहीं उम्मीदें लगी हुई हैं। इन दिनों तुर्की को लेकर पश्चिमी देशों और दुनिया के बेशतर इस्लामिक देशों में जो ढेरों मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषण चल रहे हैं, उसी पर आधारित उन रिपोर्ट्स और विश्लेषण का संग्रह है ये प्रस्तुति। पूरे विश्व और विशेषकर तुर्की में लाखों मुसलमानों ने वर्ष 2023 से बेइंतहा उम्मीदें लगा रखी हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1923 में पश्चिमी शक्तियों ने उस्मानी साम्राज्य यानी सल्तनत उस्मानिया को तितर बितर कर दिया था। विश्व के मुसलमानों के एक बड़े समूह के लिए इस घटना को 2023 में 100 बरस पूरे हो जाएंगे। कई वर्षों से तुर्की और अब हाल के कुछ अरसे से मुस्लिम दुनिया में भी ये खबरें खूब चर्चा में हैं कि अगले 3 वर्षों में तुर्की और पश्चिमी शक्तियों के बीच हुए कुछ समझौतों के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसके नतीजे में न सिर्फ तुर्की को अपने क्षेत्र में तेल निकालने और बॉस्पोरस जल मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने का अधिकार मिल जाएगा, बल्कि मक्का और मदीना भी सऊदी अरब के हुक्मरानों की बजाय तुर्की के कंट्रोल में आ जाएंगे। इन तीनों इंतहाई आश्चर्यचकित करने वाली खबरें फैलाने वालों का दावा है कि तुर्की और पश्चिमी शक्तियों के बीच गोपनीय संधियों के अनुसार तुर्की को अपने देश के भीतर से तेल निकालने से रोक दिया गया था। इसी तरह बॉस्पोरस जल मार्ग से गुजरने वाली भारी जहाज़ों पर वो 2023 तक टैक्स भी नहीं लगा सकता। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने खुफिया समझौतों के तहत भूतपूर्व उस्मानी साम्राज्य या सल्तनत उस्मानिया में शामिल हिजाज यानी सऊदी अरब के पश्चिमी क्षेत्र सऊदी हुकूमत के हवाले किए थे। ये समझौता भी 3 वर्षों में ख़त्म हो रहा है और इस्लामी दुनिया की बागडोर दोबारा तुर्की के हाथ में आ जाएगी। विश्व इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के जानकार बताते हैं कि ऐसा कोई समझौता मौजूद नहीं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मक्का और मदीना समेत हिजाज़ मुक़द्दस पर तुर्की का वर्चस्व दोबारा बहाल होने समेत कई आश्चर्यचकित करने वाले परिवर्तन निकट भविष्य में सामने आ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण वर्तमान तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रजब एर्दोगान की वो योजना है जिसके तहत 2023 तक तुर्की को इतना ही शक्तिशाली और प्रभावशाली व सामर्थ्य देश बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं जितना कि उस्मानी साम्राज्य या सल्तनत उस्मानिया थी। ये योजना 2010 में तुर्की के उस वक्त के विदेश मंत्री अहमद दावतोगलू ने तैयार किया था, लेकिन उस्मानी साम्राज्य यानी सल्तनत उस्मानिया के अपारंपरिक ढंग से पुनः स्थापना पर काम इससे भी पहले शुरू हो चुका था। इस योजना को नौ उस्मानियत या उस्मानी साम्राज्य के नवीनीकरण का नाम दिया जा रहा है। तुर्की की जनता प्यार और जज्बे से इसे येनी उस्मानी लीग कहती है। उस्मानी साम्राज्य यानी सल्तनत उस्मानिया के किसी नए रूप में पुनर्स्थापना की खबरें तुर्की में बिना किसी कारण के नहीं फैल रहीं। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी एके पार्टी तुर्की के शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा लोकप्रिय है। 16 अप्रैल 2017 को तुर्की में संवैधानिक रेफरेंडम के दौरान 3 सबसे बड़े शहरों इस्तांबुल, अंकारा और इज़मीर में एर्दोगान के विरोध में वोट डाले गए, लेकिन अन्य छोटे बड़े शहरों से मिलने वाले वोटों के ही बल पर वो रेफरेंडम जीत गए। इन्हीं जैसे छोटे शहरों में 2023 में तुर्की और पश्चिमी शक्तियों के बीच समझौते खत्म होने की खबरें फैली हैं। एर्दोगान के विरोधियों का दावा है कि क्योंकि छोटे शहरों और देहात के लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, इसलिए वो इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं जो एर्दोगान की पार्टी की ओर से फैलाई जा रही हैं। सबसे अधिक अफवाहें लुज़ैन समझौते के बारे में हैं, जिस पर तुर्की ने
अगस्त 1923 में साइन किया था। लोग समझते हैं कि इस समझौते की एक खुफिया धारा के तहत तुर्की को मजबूर और पाबंद किया गया है कि वो अपनी धरती पर तेल के लिए ड्रिलिंग नहीं कर सकता। इसलिए इस खुफिया पाबंदी पर यकीन करने वाले लगभग सभी लोग कम शिक्षित नहीं हैं। तुर्की के कई शहर से संबंध रखने वाले शिक्षित लोगों का कहना है कि तुर्की में हर वर्ष अखबार में ये खबरें आती हैं कि उक्त जगह तेल का भंडार पाया गया है, लेकिन फिर खामोशी छा जाती है। तेल की खोज करने वाली सरकारी संस्थाओं से संबंधित लोग और एक्सपर्ट्स कम शिक्षित नहीं हैं। उनका कहना है कि जब भी वो नई खोज करते हैं तो उन्हें उच्च प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि उक्त जगह पर निशानी लगाकर इसे सील कर दो। कई पढ़े लिखे तुर्क सवाल उठाते हैं कि अगर तुर्की पर खुफिया प्रतिबंध की बातें केवल अफवाह हैं तो फिर इन घटनाओं का कारण क्या हो सकता है। लेकिन इन प्रश्नों के बावजूद लुज़ैन समझौते की 143 पॉइंट्स में तेल के लिए ड्रिलिंग पर प्रतिबंध की कोई धारा नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के समझौतों में खुफिया धाराएं कोई प्रभाव नहीं रखती। लुज़ैन ट्रीटी के हवाले से एक और अफवाह यह है कि 2023 के बाद तुर्की बॉस्पोरस जल मार्ग से गुजरने वाले समुद्री जहाज़ों से राहदारी टैक्स वसूल करने शुरू कर देगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की पर प्रतिबंध लगाया गया था कि ब्लैक सी और इज़मीन सागर को मरमार सागर से मिलाने वाले दो जल मार्ग बॉस्पोरस और दार्नियाल में अपनी फौज नहीं रखेगा और न ही यहां से गुजरने वाले सिविलियन समुद्री जहाज़ों पर भारी टैक्स वसूलेगा। लुज़ैन ट्रीटी के कुछ वर्षों बाद तुर्की ने यूनान के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों के कारण कुछ शंका जताई और 1936 में एक नए मॉन्ट्रियो कन्वेंशन पर दस्तखत हुए, जिसके तहत तुर्की को इन दोनों जल मार्गों में अपनी फौज रखने की परमिशन दे दी गई, जबकि सिविलियन जहाज़ों को आने जाने की शर्त में पूरी आज़ादी का प्रावधान रखा गया था। एक और शर्त यह है कि मरमार सागर से संबंध रखने वाले देशों के सिवा किसी भी मुल्क के युद्धपोत यानी जंगी जहाज़ इन जल मार्गों में प्रवेश नहीं कर सकते। समझौते के अनुसार जल मार्गों के प्रयोग पर तुर्की मामूली टैक्स वसूल करता है। तीसरी अफवाह हिजाज मुक़द्दस के बारे में है और कई लोगों का ख्याल है कि 2023 के बाद मक्का और मदीना के साथ हिजाज के इलाके पर कंट्रोल तुर्की को वापस मिल जाएगा और ये कि पश्चिमी शक्तियों ने सऊदी अरब और तुर्की में कोई खुफिया समझौता करवा रखा था। लेकिन हकीकत यह है कि उस्मानी साम्राज्य यानी सल्तनत उस्मानिया के अंतिम समय में सऊदी अरब के नाम का देश अस्तित्व में ही नहीं आया था। मक्का, मदीना, जद्दा, तबूक और अन्य शहरों पर आधारित हिजाज नामी क्षेत्र से बगावत 1916 में मक्का के गवर्नर या शरीफ मक्का हुसैन बिन अली ने की थी। सल्तनत उस्मानिया की तरफ से मक्का के शासक के रूप में हाशमी ख़ानदान के लोगों को नियुक्त किया जाता था। 1908 में नियुक्त होने वाले हुसैन बिन अली ने तुर्कों पर तुर्क कौम परस्ती का इल्ज़ाम थोपते हुए 1916 में वो बगावत कर दी जिसे एक तरह से अरब बगावत की शुरुआत भी समझा जाता है। 1915 से हुसैन मिस्र के गवर्नर यानी शरीफ मिस्र ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर लेफ्टिनेंट कर्नल सर हेनरी मैक से पत्राचार शुरू किया और वो उसी में व्यस्त थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें पूरा भरोसा दे रखा था। विश्व युद्ध के ख़त्म होने पर अगस्त 1920 में सल्तनत उस्मानिया और पश्चिमी शक्तियों के बीच होने वाले समझौते यानी सेव ट्रीटी में हिजाज भी एक पक्ष के रूप में उपस्थित था। जब अतातुर्क ने खिलाफत ख़त्म करने का ऐलान किया तो हुसैन शरीफ ने 1924 में स्वयं खिलाफत का ऐलान कर दिया, लेकिन उसी बरस नजद से संबंधित अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद ने हिजाज पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 1938 में हिजाज, नजद और अन्य क्षेत्रों को मिलाकर सऊदी अरब की नींव डाली गई। सल्तनत उस्मानिया 1919 में पश्चिमी शक्तियों के साथ तय पाने वाले रूसी समझौते के अनुसार पहले ही हिजाज से तकरीबन दस्तबरदार हो चुकी थी। अब्दुल अजीज़ बिन सऊद के हमले पर अंग्रेज़ों ने हुसैन शरीफ की कोई मदद नहीं की, जबकि उनके दो बेटों को जॉर्डन और इराक़ का शासक ज़रूर बना दिया। इस तरह हिजाज के मामले में सल्तनत उस्मानिया और सऊदी हुकूमत के बीच किसी खुफिया समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुप्त समझौता या खुफिया धाराओं से संबंधित खबरें अफवाह होने के बावजूद गल्फ देशों के तेल के स्रोत पर कंट्रोल हासिल करना, बॉस्पोरस जल मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाना और हिजाज मुक़द्दस पर अपना प्रभाव बढ़ाना तुर्की के बड़े लक्ष्यों में शामिल है।
2023 तक तुर्की ये देश पाने के लिए तेजी से अपनी योजना को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और यही रफ्तार न सिर्फ तुर्की और अन्य देशों में 1923 के खुफिया समझौते से संबंधित अफवाहें फैला रही है, बल्कि अरबों को परेशान भी कर रही है। नौ उस्मानियत यानी नए उस्मानी योजना के जाहिर तौर पर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा खुले ऐलान वाला है जिसे रज्जब तैयब एर्दोगान के विजन 2023 का नाम दिया गया है। इसमें तुर्की के आर्थिक विकास, माशी तरक्की से संबंधित उद्देश्यों की बात कही गई है। लेकिन दूसरा बिना ऐलान किया हुआ भाग अधिक महत्वपूर्ण है, जिस पर खामोशी से अमल हो रहा है। यानी तुर्की की नई पॉलिसी को एक जुमले में यूं बयान किया जाता है कि लोकतांत्रिक तुर्की उन सभी देशों और क्षेत्रों के साथ अपने संबंध मजबूत करेगा जो पहले कभी यानी भूतकाल में उस्मानी साम्राज्य या सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। ये याद दिलाना भी जरूरी है कि सल्तनत उस्मानिया कफ़ा से लेकर उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में बल्कान तक फैली हुई थी। जॉर्डन, फिलिस्तीन, मिस्र, इराक, सीरिया और हिजाज इसका हिस्सा थे। नौ उस्मानी योजना यानी येनी उस्मानी लीग में इन क्षेत्रों पर दोबारा कंट्रोल की बात नहीं की गई, लेकिन संबंध मजबूत करने की बात से ही अरब देश, विशेषकर सऊदी अरब और यूएई परेशान हैं। कई घटनाओं से जाहिर होता है कि उनकी परेशानी कुछ बेवजह भी नहीं है। ग्लोबल टॉक के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। खालिद रजा को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी ताज़ा मौजू पर तबसरे के साथ हाजिर होंगे। आदाब।